तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मक्के की फसल में झुलसा रोग के कारण लक्षण और रोकथाम। बदलते मौसम की वजह से सरसों की फसल में कीटों का प्रकोप और उसका नियंत्रण। फायदेमंद है पॉली हाउस में लिलीलियम फूलों की खेती। किसान भाइयों, मक्के की फसल बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर है और मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप देखने में मिल रहा है, जिसका समय से रोकथाम नहीं किया गया तो उत्पादन में गिरावट होती है। अतः मक्के की फसल में झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह से। भाई, अभी खेत में मक्के की खेती की गई है और मक्के में धान बाल या मोचा आ रहा है। मक्के की फसल में इस समय झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। झुलसा रोग के कारण पौधों की निचली पत्तियों पर पहले छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके बाद ये धब्बे भूरे गहरे रंग के होकर धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई सी दिखाई पड़ती हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर तनों और भुट्टों पर भी भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे भुट्टों में बन रहे दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप जान लें किसान भाई, इस तरह का लक्षण लीफ ब्लाइट कहलाता है, जो हेलिम्थोस्पोडियम टर्सिकम नामक फफूंद से फैलता है। इस तरह का लक्षण किसान भाई आपके फसल पर दिखाई देता है तो आप सावधान हो जाएं, इसलिए कि पत्ती के बाद वो आपका जो तना है उसमें फिर जो भुट्टे बनते हैं, जो कॉब होते हैं, उसको भी प्रभावित करता है और दाने को भी प्रभावित करने लगता है। देखेंगे कि आपका दाना सुकड़ा हुआ होगा, भुट्टे में या कॉब में दाने नहीं ठीक से बन पाएंगे और उसका आकार भी छोटे होंगे। पौधा का बढ़वार अवरुद्ध हो जाता है जब आक्रांत अवस्था में होता है, और आपका एक भुट्टा यदि लगा तो उसमें भी दाने छोटे होंगे या संख्या दाने का कम हो जाएगा। किसान भाइयों, इन लक्षणों को देखकर आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। रोग को पहचानने के बाद समय रहते रोकथाम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में। तो इस तरह का लक्षण आपको शुरुआती दौर में यदि दिखाई देता है किसान भाई, तो आप कॉपर ऑक्जीक्लोराइड, जो कॉपर फंजीसाइड है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएं, अथवा फाइटोलान, इसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। यदि ये बाजार में आपको नहीं मिलता है तो डायथेन M45, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे फसल के ऊपर आप स्प्रे करें। फिर दोबारा स्प्रे आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर करें। तब फिर आवश्यकता अनुसार, यदि आवश्यकता है कि बीमारी नियंत्रण में नहीं हो रहा है, तब आप तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक जो फफूंदनाशी है, इससे यदि शुरुआती दौर में एक आध लक्षण दिखाई दे रहा है
तो इन रासायनिक फफूंदनाशी के स्प्रे करने के पूर्व यदि गौमूत्र आप 15 से 20 दिन पुराना गौमूत्र उसमें नीम का पत्ती गला देते हैं और उसको उस गौमूत्र के साथ नीम पत्ती गले हुए को सूती कपड़े से छानकर और 1 लीटर में 100 ml यदि मिलाकर आप स्प्रे करते हैं, इस पर भी कई वैज्ञानिकों का अनुसंधान किया हुआ है। किसान भाइयों, इस बार खेतों में सरसों की फसल काफी अच्छी खड़ी थी, जिस वजह से किसानों को सरसों का बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक बदलाव होने की वजह से सरसों की फसल में कीटों का प्रकोप हो रहा है और इससे किसानों को भारी चिंता सताने लगी है। तो आइए जानते हैं उसके नियंत्रण के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के डॉक्टर JN भाटिया से। देखो, जो सरसों की फसल है इसमें निश्चित तौर पे यदि हम बात करें हरे तेले की, एक तरह से इससे मतलब काफी नुकसान हो जाता है। तो आजकल आप देख रहे हो कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं और ये इस तरह का जो मौसम है, कभी जो उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन जो आ रही है तापमान में, निश्चित तौर पे ये जो समय है तेले के लिए बहुत ही अनुकूल है। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में एक है माहू कीट, जिसे चैपा तथा एफिड के नाम से भी जाना जाता है। ये हरे मटमैले भूरे रंग का छोटा कीट होता है। इसकी शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर एक मधु सिरावित करती है, जिससे फसल में फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। इसके प्रकोप से फसल में या तो फूल बनते ही नहीं हैं, और अगर बनते भी हैं तो उसमें फलियां कम लगेंगी, और जो फलियां लगेंगी भी उसमें दाने कम बनेंगे, जिससे उत्पादन में कमी देखने में आती है। तो कैसे करें इस हानिकारक कीट का नियंत्रण? शुरू में क्या होता है, जो हरा तेला है वो खेत के चारों तरफ आसपास के जो पौधे हैं उन्हीं पे आता है और ये एक तरह से मतलब जो तेला है पहले अपना प्रवार बढ़ाता है। शुरू में जो बाहर के पौधे हैं उन पे मतलब जो प्रवार बढ़ाएगा, उस टाइम यदि हम शुरू में यदि हम जैसे छिड़काव ना भी करें तो किसान यदि अपने खेत में रोज मतलब जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो यदि जितने भी प्रभावित टहनियां हैं उनको तोड़ दें यदि, तो उसका जो प्रकोप रोका जा सकता है। तो जिस टाइम भी आपके 10% जो आपके जो से फूल आ चुके हों, पुष्पित पौधे हों, उन पे 9 से 19 तक तेला हो, या फिर प्रति पौधा 13 कीट यदि हों, तो उसी टाइम हम सिफारिश करते हैं मेटासिस्टोक्स दवाई है, एक आपका डेमिक्रेनिक दवाई है, एक आपका रोगोर दवाई है। तीनों में से कोई सी भी दवाई ले लें आप, और 200 से 250 ml दवाई को आप 150 से 200 लीटर पानी में मिला के इसको छिड़काव कर देंगे, और एक छिड़काव आप इसका 10-12 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर देंगे, तो निश्चित तौर पे आप जो है तेले का जो है नियंत्रण कर सकते हो आप। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। बारिश की वजह से जी फसलें जैसे पहले अच्छी खड़ी थी, अब इसका बिल्कुल बिछ चुकी है। इसके अंदर काफी नुकसान बहुत ही ज्यादा ही पड़ेगा। पिछली बार भी वही बनी थी, अब की बार भी वैसा ही हो गया है। सुना आपने, गेहूं की फसल हो या सरसों की, बारिश और ओलों ने सब बर्बाद कर दिया। किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश ने फसलों को तबाह करने का काम किया है। किसान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अब हुई इस बर्बादी से कर्ज और बढ़ जाएगा, तो कैसे परिवार चलाएंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसमें अब न दाने में चमक है, कोई मतलब के बिल्कुल ही नुकसान की तरफ ही चले जा रहे हैं। और अभी से भी और भी बता रहे हैं बारिश आगे भी ज्यादा होने की संभावना है, तो जिम्मेदार तो बिल्कुल ही हालात ज्यादा ही डाउन हो चुके हैं। अब देखो कुछ सरकार ने सोचना चाहिए जिम्मेदारों के बारे में, ऐसे तो जिम्मेदार बिल्कुल ही बैठ जाएगा जी। बारिश से तो जी किसान का तो परमात्मा ही रूठ गया है,
बारिश से गेहूं की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है जी। जिन खेतों में पानी तो खड़ा है उन खेतों में वैसे ही सूखनी शुरू हो गई है, सफेद हो गया टाइम से पहले ही। और तूफान इतना आया, सारी गिरा दी नीचे। गेहूं की भी किल्लत होएगी और तूड़ी की भी किल्लत होएगी जी। किसान तो मरने में ही है, ना सरकार कुछ करती है और परमात्मा भी नाराज ही है किसान का। तो नुकसान जी, एक तो ओले पड़े हैं कई एरियो में, तो वहाँ ओले से बर्बाद हो गया। और तूफान इतना आया है, हवा बारिश के साथ गेहूं बिल्कुल बिछ गया, धरती में लग गया है। पैदावार भी नहीं होगी, ना क्वालिटी आएगी गेहूं की। गेहूँ बिछ चुकी है, बिल्कुल ओले पड़ गए हैं। जो ज्यादा बारिश जहाँ हुई है वह गेहूँ सूख गया बिल्कुल भी। कम से कम भी 40% गेहूँ का नुकसान हो चुका है। आगे भी बारिश की संभावना है, तो जिम्मेदार बहुत कर्जदार हो चुका है। वहीं कृषि एवं मौसम विज्ञान के प्रमुख का कहना है कि बेमौसमी बारिश फिलहाल खड़ी कई फसलों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में खेतों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। किसानों को सुझाव देते हुए कृषि वैज्ञानिक ने ये भी बताया, पहले तो बरसात हुई अच्छी, काफी समय के बाद इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी रहेगा, लेकिन बाद में बरसात थोड़ी ज्यादा हुई है, उसकी वजह से हवा भी चली है। हवा की वजह से लॉजिंग हुई है फसलों में, तो लॉजिंग का नुकसान आता है। लॉजिंग आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 35 से 40 हजार हेक्टेयर एरिया में लॉजिंग हुई है। और लॉजिंग अगर फसल खड़ी हो जाएगी तो नुकसान उसमें माइनर नुकसान होगा। वो नुकसान 2 से आप 10% के बीच में उसको ले सकते हैं। बीमारी का ये फायदा है कि जो एपिड वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो बारिश से दूर भी हो जाती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में ऐसे लो लाइंग एरिया, वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है बरसात की वजह से। वहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से फसल पीली पड़ जाती है। और पीली पड़ने से रोकने के लिए किसानों भाइयों को यही एडवाइस है कि अपने खेतों का पानी निकालें, और जैसे पानी निकल जाएगा वो फसल ठीक हो जाएगी। नहीं, इस स्टेज पर बरसात का गेहूं के दाने पर, इसके लस्टर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर वो बिल्कुल मेजॉरिटी पे आई होती है फसल, तब अगर बरसात पड़ती है, तब ज़्यादा भीग जाते हैं, तो तब उसका दाने पर इम्पैक्ट आता है। जो ज़्यादा जहाँ पर लॉजिंग हो चुकी है, जो ज़्यादा गिर गई है फसल, तो उसमें थोड़ा दाने पर इम्पैक्ट आता है, पत्थर दाना। किसान भाइयों को यही सलाह है कि अगर जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा हो गया, अब तुरंत अपने फसल से पानी निकालें ताकि वो फसल पीली न पड़े। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के किसान अगर परंपरागत खेती से हटकर कुछ एरिया में आधुनिक खेती करें तो निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। ऐसे ही हिसार के एक किसान हैं दिलबाग सिंह, जिन्होंने परंपरागत फसलों के साथ साथ आधुनिक खेती को अपनाते हुए पॉली हाउस में लिलियम फूलों की खेती करके अधिक लाभ कमाया है। आइए जानते हैं उनसे कि इस फूल की खेती उन्होंने कैसे की और उनके लिए कैसे ये लाभदायक है। करीबन 2004 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले 2004 में जरबरा ग्लैडियोलस लगाता था, उसके बाद में लिली का रुझान हुआ। लिली क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा देती है और इसको शहर के अंदर कम लोग लगाते हैं और इसकी आमदनी ज़्यादा होती है। व्यावसायिक दृष्टि से लिलियम फूल की खेती पॉली हाउस में करना अधिक लाभप्रद होता है। ये कई रंगों के आकर्षक फूल होते हैं जिनकी बाजार मांग अधिक रहती है। साथ ही इसकी खेती अच्छी आमदनी का जरिया भी बन सकती है। ये है ना, मैं 2 एकड़ में लगाता हूँ। इसका गैप वाइज सिस्टम रखते हैं हम, जिस तरह कुछ अब लगा दी, कुछ थोड़ा लेट लगा दी, तो कुछ कई बार क्या है मंदा आ जाता है सीजन के हिसाब से, तो दूसरा जो बैच होता है फिर वो तेजी में आ जाता है, तो एक हमारा एवरेज निकल जाता है फूलों के उसकी क्वांटिटी बेचने के अंदर। ये हम नवंबर में कुछ आधा एकड़ नवंबर में लगा देते हैं, आधा एकड़ फिर दिसंबर में लगा देते हैं,
और इसको क्या है, जब पूरा फूल ना खिलता हो ना, छोटा हो बिल्कुल जो बंद हो, तो वो हमारे को आगे 2 दिन भी रुक जाता है, तो वो आगे भी बिकने की डिमांड रहती है। तो बंद ही हम उसको डंडी को नीचे से काटते हैं, 1 इंच छोड़ के नीचे से, फिर हम इसको काट लेते हैं और 10-10 पीस के बंडल बना के फिर हम दिल्ली लेके जाते हैं। हम 2.5-3 फुट का एक चौड़ा एक ऊंचाई के ऊपर ड्रिप सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि हमारे पानी की वेस्टेज कम हो। और उसके बाद में पौधे दर पौधे की दूरी करीबन 4-5 इंच हम कर सकते हैं, और उसके बाद में 1 एकड़ के अंदर 80 से 90 हज़ार बीज लग जाता है। यदि आपने पॉली हाउस में इसकी फसल लगा रखी है तो इसके लिए उचित तापक्रम बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इसके लिए पॉली हाउस में फोगर व सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लीलियम के पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए मिट्टी के प्रकार अनुसार एवं भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है, क्योंकि कंदों और फूलों की अच्छी बढ़वार में सिंचाई का विशेष महत्व रहता है। यदि सिंचाई अधिक मात्रा में कर दी जाए तो इसके कंद सड़ने लगते हैं और पौध मुरझाने लगता है, इसलिए इसमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो बीमारियां कम आती है, क्योंकि यहाँ पॉली हाउस की वजह से मच्छर वगैरह जो कीटाणु होते हैं ना, वो अंदर नहीं घुसने पाते। और दवाइयों की बात आती है तो हम नीचे DAP डालते हैं जब हम इसको गुड़ाई करते हैं। लीलियम के पौधों से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए समय समय पर उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, जिनकी पूर्ति के लिए 19-19-19 उर्वरक की 2 किलोग्राम मात्रा पानी में घोलकर ड्रिप की सहायता से सप्ताह में 3 बार 1 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। साथ ही सप्ताह में 3 बार 0-13-45 सूक्ष्म पोषक तत्व की 2 किलोग्राम मात्रा एकांतर क्रम में देना चाहिए। और देसी खाद डाल देते हैं तो दवाइयों की तो प्रॉब्लम नहीं आती तकरीबन। अगर आती है तो ऊपर वाले जो फुहारे होते हैं वो चला देते हैं, उससे जो इनके ऊपर कीटनाशक होते हैं वो नीचे पड़ जाते हैं और पानी में दब के मर भी जाते हैं। करीबन 15 रुपए का एक सीड हमारे को आता है और वो 5 साल तक यूज होता है। तो उसको लगाने के लिए हमारे को पहली बार जब हम लगाते हैं तो उस सीड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है पैसे की, और उसके बाद में 5-4 रुपये पर सीड के हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम लगाते हैं तो पूरा का पूरा बचत होता है हमारे। किसान भाइयों, अच्छी आय के लिए लीलियम फूल की तुड़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी तुड़ाई बाजार की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है, यदि बाजार नजदीक हो तो खिले हुए फूलों की तुड़ाई करें। यदि फूलों को दूर बाजार भेजना हो तो फूलों की कली अवस्था में तुड़ाई करना चाहिए। 1 एकड़ के अंदर में अभी पिछली बार लगाया था, करीबन 10 लाख रुपए के करीबन हमारा प्रॉफिट हो गया था। करीबन 4 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, 3.5 से 4 महीने के अंदर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के डॉक्टर S.K. भाटिया ने बताया कि विदेशों में लीलियम की खेती बहुत की जाती है, लेकिन भारत में इसकी काफी कम खेती की जाती है। लीलियम की खेती केवल सर्दियों में की जाती है। इसके अलावा लीलियम पौधे पॉली हाउस में लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लीलियम के पौधे सीधी लाइन में लगाए जाते हैं। दूरी जो इसकी प्लांट टू प्लांट है वो 20 से 30 सेंटीमीटर है, और एक बेड बनती है तो बेड पे 2 लाइनें लगाई हैं, और इसके अंदर 2 लाइनों को हम कितने चौड़ाई में लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं करीब 60 सेंटीमीटर में, और जो पौधे से पौधा है वो 20 या 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ये एकड़ के अंदर काफ़ी लग जाएंगे, करीब 50-55 हज़ार लग जाएंगे। ये पानी जो है हम टपका सिंचाई से लगाते हैं, एक साथ में टपका विधि से पानी भी लगाते हैं, और साथ में फर्टिगेशन जो उसके अंदर 150-200 ppm की कंसंट्रेशन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट मिले होते हैं, वो उसको हम उस प्रकार से देते हैं। तो इसका मतलब कोई पानी का खाद का इसको कोई ज़्यादा अलग से इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल कल्टीवेशन के हिसाब से ही चल जाता है। बागवानी विभाग के डॉक्टर S.K. भाटिया ने बताया कि लीलियम के फूल विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगाया जाता है। इसे लगाने के 50 दिनों के बाद फूल मिलने लग जाते हैं। ठंड वाले क्षेत्रों में लगातार इसकी खेती की जाती है, लेकिन हरियाणा में लीलियम की खेती सर्दियों में कर सकते हैं। अगर किसान भाई 1 माह के अंतराल के बाद लगातार पौधे लगाए तो लंबे समय तक मुनाफा ले सकते हैं। ये होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट है, ये ऐसी बात नहीं जब भी लगाएं इसमें फ्लावर आएगा, लेकिन यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए हम पहले नहीं लगा सकते, और वहाँ इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बीज की बात की थी, जैसे हम यहाँ फूल भी ले लेंगे तो यहाँ पे अगर वो बल्ब होगा तो एकदम स्प्राउट कर जाता है, प्लांट स्प्राउट कर जाता है, तो नीचे बल्ब नहीं बनता। यही कुल्लू मनाली में अगर वो लगाते हैं तो वो पौधा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नीचे उसका बल्ब फॉर्मेशन होती रहेगी, फूल नहीं आएगा।
और जैसे फूल आना शुरू हो जाता है तो बल्ब की फॉर्मेशन या उसकी जो बढ़वार है वो कम हो जाती है। बागवानी विभाग के डॉक्टर एस के भाटिया ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वर्तमान समय में लीलियम फूल के बीज विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, इसलिए लीलियम के बीज काफी महंगे होते हैं। लेकिन किसान भाई लीलियम के बीज अपने खेत में तैयार करें तो किसान भाई फूलों के साथ साथ लीलियम के बीज बेचकर दोगुना लाभ कमा सकते हैं। इनकी इसकी जो टर्जिडिटी है, इसका ये सूखता नहीं, ऐसे गुलदस्ते के अंदर 5-6 दिन तक 7 दिन तक ये बिल्कुल हरा रहेगा और इसकी जितना फूल ब्यूटी देगा उतनी बराबर में फोलिए जो इसके लीव्स इसकी ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और ये गुलदस्ते के अंदर हम जब इसको लगाते हैं तो तकरीबन ये 8 दिन या 7 दिन तक सही रह जाता है। ऐसा अच्छा लगता है। एक ही स्टिक जो अगर हम लगाते हैं तो आप ये मानो कि 7-8 दिन तक बड़ी सही रहती है। लीलियम फूल की खेती से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए इसकी तुड़ाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सही समय पर फूलों की तुड़ाई न करने पर इसका विपरीत प्रभाव फूलों की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को इसका अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाई लीलियम फूल की तुड़ाई कब करें, आइए जानते हैं। जब हम मार्केट के लिए तोड़ते हैं, जब ये देखते हैं लोकल मार्केट में करनी है, तब जैसे वो इसकी बड जो है स्वेल हो जाती है, स्वेल होने के बाद थोड़ी खिलती है तो तोड़ लेते हैं। अगर कहीं दूर ले जाना है, दूसरे देश में ले जाना है या बहुत दूर ले जाना है, तब हम ये करते हैं कि इसको बिल्कुल स्वेलिंग के टाइम ही तोड़ लेते हैं और बाद में इसकी जो बड है वो गुलदस्ते के अंदर ही ओपन होती है। एक ओपन होगी, फिर उसके बाद दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नूरपुर, जिला शिमला के कृषक कुलदीप सिंह ने। यह पशुओं में बांझपन की समस्या एवं उसके निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कुलदीप सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि प्रधान प्रदेश है, चंबा जिला बीच में आता है, तो 90% के आसपास लोग कृषि पर, पशुपालन व्यवसाय पर आधारित हैं। उसमें पशुपालन एक उनका मुख्य स्रोत है। हरियाणा प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाकर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वे अपने पशुओं का ख्याल रखें। तो पशुपालन के संबंधित कई बार लोगों को बहुत तकलीफों से जूझना पड़ता है। इसमें सबसे मुख्य कारण है पशुओं में बांझपन का आना। नंबर 1, पशुओं को उचित पौष्टिक चारा का ना मिलना। जैसे कि हमारे जो पशु होते हैं उनको हम उचित पौष्टिक चारा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो पशु अविकसित रह जाते हैं। अविकसित होने की वजह से उनकी ज्ञानेंद्रियां भी अविकसित होती हैं, जो कि पूर्ण रूप से पशु 2 साल में हमारे को टीका लेने के कारण हम उसको सुनते हैं, उसकी ज्ञानेंद्रियां ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो उसमें जो हमारे पशु हैं वो बांझपन का एक मेन कारण ये बनता है। नंबर 2, जो हाइजेनिक कारण है, जिसमें पशुओं का टीकाकरण और नेचुरल सर्विस, अगर कोई इन्फेक्शन एक पशु से दूसरे में किसी भी माध्यम से चली जाए तो पशु में इन्फेक्शन हो जाता है। तो बांझपन का दूसरा कारण ये भी है। किसान भाइयों, अपने पशु का पूरा ख्याल रखें। जरूरी ये है कि जब भी पशु चिकित्सक पशुओं को आवश्यक टीके लगवाएं, तो पशुओं की सभी टीके लगवाएं। पशुपालक जितना ख्याल अपने पशुओं का रखेंगे, उनके पशु भी उनके लिए लाभकारी बने रहेंगे। तो मेरे कुछ सुझाव हैं जिसकी वजह से आप
इस रोग को दूर कर सकते हैं। तो आप अपने दुधारू पशुओं को नियमित रूप से कैल्शियम पाउडर, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल मिक्सचर जो होता है उसका पाउडर 30 या 50 ग्राम डेली खिलवाएंगे। हरा और सूखा चारा पशुओं के शरीर के अनुसार, जैसे कि एक बड़े पशु को मिक्स करके कुतर करके कम से कम 20 से 25 किलो हर दिन खिलाएंगे। पशुओं को जो एक हमारा कॉमन साल्ट होता है, आयोडाइड साल्ट होता है, उसकी वजह से भी पशुओं में बांझपन पाया जाता है। तो 10 से 30 ग्राम के आसपास पशुओं को हर दिन खिलाना चाहिए भी। मुख्यतः ये कारण पशुओं के बांझपन के कारण है। अगला कारण बांझपन का ये है कि जो हमारे पशु हैं वो हम नस्ल का भी उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे अच्छी नस्ल के पशु हैं उनका विकास लगभग 2 साल में हो जाता है, और जो दूसरे हमारे देशी पशु हैं उनका विकास लगभग 3 साल में होता है। तो मेरी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप विकसित प्रकार के पशु जैसे कि जर्सी गाय वगैरह रखें। जैसे ही पशु आपका गाभिन होता है और उसके बाद वो बच्चा देता है, तो उस बच्चे को पशु का पहला दूध पिलाना अति आवश्यक है। पालेंगे, पोषेंगे और ठीक बचपन से उसकी देखभाल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण हो कि जो हमारे पशु बांझपन के शिकार होते हैं वो उसमें हमारे को 80 से 90% सफलता मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बढ़ती गर्मी में दुधारू पशुओं का कैसे रखें ख्याल। गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले चोटी बेधक कीट के नियंत्रण का तरीका। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।